आज हम एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 11 के लिए रसायन विज्ञान की निर्धारित पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 भाग 4 का अध्ययन करेंगे। इस भाग में एल्काइन की संरचना, नामकरण, एल्काइन में समावयवता, एल्काइन के निर्माण की विधियाँ, एल्काइन के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। इसके पहले आप संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन और एल्कीन पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एल्काइन एल्कीन की तरह एल्काइन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। इनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक त्रिबंध होता है। एल्केन तथा एल्कीन की तुलना में एल्काइन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्काइन श्रेणी का प्रथम स्थायी सदस्य एथाइन है, जो एसिटिलीन नाम से प्रचलित है। एसिटिलीन का उपयोग आर्क वेल्डिंग के लिए होता है, जो ऑक्सीजन गैस तथा एसिटिलीन को मिश्रित करने से बनती है। एल्काइन कई कार्बनिक यौगिकों के लिए प्रारंभिक पदार्थ हैं, अतः इस श्रेणी के कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन रुचिकर है। हम इसमें देखेंगे एल्काइन की नामकरण और समावयवता, त्रिबंध की संरचना, विरचन, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। सामान्य पद्धति में एल्काइन एसिटिलीन के व्युत्पन्न के नाम से जाने जाते हैं। आईयूपीएसी पद्धति में संगत एल्केन में अनुलग्न एन का आयन द्वारा प्रतिस्थापन करके एल्काइन को संगत एल्केन के व्युत्पन्न नाम से जाना जाता है। यानी हम एन में, जैसे एल्केन में एन होता है, वैसे यहाँ पर आयन का प्रयोग करेंगे एन के स्थान पर। त्रिबंध की स्थिति प्रथम त्रिआबंधित कार्बन से इंगित की जाती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, सामान्य सूत्र जैसा आपको बताया CnH2n-2 होता है। पहला जो सदस्य है वो C2H2 है। इसका संरचना सूत्र है HC≡CH, जिसको हम एसिटिलीन के नाम से जानते हैं। आईयूपीएसी में इसको एथाइन कहते हैं। दूसरा सदस्य है 3 कार्बन वाला C3H4 CH3C≡CH। मैथिल एसिटिलीन इसका व्युत्पन्न प्रणाली में यह सामान्य नाम है और आईयूपीएसी में इसको प्रोपाइन कहते हैं। तीसरा जो सदस्य है वो 4 कार्बन वाला है। उसका सूत्र है C4H6 और इसका संरचना सूत्र हो सकता है CH3CH2C≡CH या CH3C≡CCH3। इसको कहते हैं एथिल एसिटिलीन और इसको कहते हैं डाईमेथिल एसिटिलीन। तो इसके दो सूत्र हो सकते हैं, एथिल एसिटिलीन के रूप में और डाईमेथिल एसिटिलीन के रूप में। तो आईयूपीएसी में जब इसका नाम लिखा जाता है तो ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति इंगित की जाती है। अगर पहली स्थिति पर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको ब्यूट 1 आयन कहते हैं, और दूसरी स्थिति पर अगर ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध है, तो उसको हम कहते हैं ब्यूट 2 आयन। एथाइन तथा प्रोपाइन यानी पहले दो सदस्य कोई समावयवता नहीं दर्शाते हैं। ब्यूटाइन में दो संरचनाएं संभावित हैं, ब्यूट 1 आयन और ब्यूट 2 आयन। अतः ये समावयव स्थिति समावयव कहलाते हैं, क्योंकि इनमें त्रिबंध की जो स्थिति है उसमें भिन्नता है। संरचना सूत्र यहाँ पर आप देखें, ये है पेंटाइन, पेंट 1 आयन। इसमें पहली स्थिति पर त्रिबंध है, पेंट 2 आयन में दूसरी स्थिति पर है। तो ये एक दूसरे के क्या है, स्थिति समावयव हैं। इसका एक और समावयव संभव है जिसमें श्रृंखला बन जाती है, वो है 3 मैथिल ब्यूट 1 आयन। तो ये जो है, ये दोनों श्रृंखला समावयव हैं। दूसरा और तीसरा, ये वाला और ये वाला, दोनों श्रृंखला समावयव हैं। और पहले और तीसरे को देखें तो ये भी श्रृंखला समावयव हैं। तो ये स्थिति और श्रृंखला समावयवता दर्शाते हैं। एल्काइन श्रेणी के 5वें सदस्य के विभिन्न समावयवों की संरचना एवं आईयूपीएसी नाम लिखिए। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। विभिन्न समावयवी युग्म किस प्रकार की समावयवता दर्शाते हैं, ये भी आपको बताना है। 5वां जो सदस्य है उसका अणुसूत्र होगा C6H10 और इसके जो संभावित समावयव हैं वो इस प्रकार हैं। हेक्स 1 आयन यानी पहली स्थिति पर त्रिबंध है, हेक्स 2 आयन दूसरी स्थिति पर त्रिबंध है, हेक्स 3 आयन यानी तीसरी स्थिति पर ट्रिपल बॉन्ड है।
श्रृंखला समवाय अगर बनाते हैं तो 3 मेथिल पेंट 1 आयन, फिर 4 मेथिल पेंट 1 आयन, ये भी एक समवाय हो सकता है। 4 मेथिल 2 आयन भी समवाय हो सकता है। 3,3 डाई मेथिल ब्यूट 1 आयन, तो ये सब समवाय संभव हैं इसके। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाता है कोई अणुसूत्र दे करके कि आप इसके समवाय बनाइए, तो आपको स्थिति और श्रृंखला समवाय बनाने हैं। अब बात करते हैं हम संरचना की। इसमें कार्बन sp संकरित होता है। sp संकरित कार्बन का मतलब है एक s और एक p कक्षक आपस में संकरित होकर के दो संकरित कक्षक बनाते हैं, जिनको हम sp संकरित कक्षक कहते हैं। और जो दो p कक्षक बचे हुए रहते हैं असंकरित अवस्था में, वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इस प्रकार से इसके तल के भी लंबवत होते हैं। ये जो देख रहे हैं आप संरचना, इसमें ये कार्बन दिख रहा है sp संकरित है। इस कार्बन के साथ दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, वो भी sp संकरित है। इसका एक sp संकरित कक्षक इस कार्बन के sp संकरित कक्षक से अतिव्यापन करके ये अतिव्यापन हो रहा है और सिग्मा बंध बनाता है। क्योंकि ये एक ही तल में है इसलिए सिग्मा बंध बन रहा है। जो दूसरा लोब है इसका sp संकरित कक्षक का, वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाता है। ये sp अतिव्यापन कहलाता है। ऐसा ही इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन के जुड़ने से भी हो रहा है। अब जो दो p कक्षक बचे हुए हैं वो इस प्रकार से हैं, पृष्ठ के तल में है, ये देखिए आप, और एक पृष्ठ के तल के नीचे है। इसका जो दूसरा लोब दिख रहा है वो पृष्ठ के तल के ऊपर दिख रहा है आपको, ये वाला, और एक पृष्ठ के तल में दिख रहा है। तो जो समानांतर हैं वो आपस में अतिव्यापन करके क्या बनाते हैं, पाई बंध बनाते हैं। तो px और px के संपार्श्वीय अतिव्यापन से, कोलेटरल ओवरलैपिंग से पाई बंध बनता है। और जो ये py कक्षक हैं वो भी अतिव्यापन करके कौन सा अतिव्यापन कर रहे हैं, संपार्श्वीय अतिव्यापन कर रहे हैं और क्या बनाते हैं, पाई बंध बनाते हैं। तो इस प्रकार दो पाई बंध बनते हैं जो तल के साथ में लंबवत अवस्था में रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कार्बन इसमें sp संकरित है, बंध कोण 180 डिग्री होता है, यानी ये एक रेखिक अवस्था में रहते हैं दोनों sp संकरित कक्षक। बंध लंबाई 120 पिकोमीटर होती है, जो आप तुलना कर सकते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बंध की जो बंध लंबाई है वो 154 पिकोमीटर है और कार्बन कार्बन द्विबंध की जो बंध लंबाई है वो 134 पिकोमीटर होती है। आकृति जैसा मैंने आपको बताया रेखीय होती है। बंध ऊर्जा 823 किलो जूल पर मोल होती है। कार्बन कार्बन सिंगल बंध की बंध ऊर्जा जो होती है वो 348 किलो जूल पर मोल होती है और कार्बन कार्बन द्विबंध की 681 किलो जूल पर मोल होती है। तो इस प्रकार आप बंध ऊर्जा की तुलना भी कर सकते हैं और बंध लंबाई की तुलना भी यहाँ देख रहे हैं। तो एसिटिलीन जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन दर्शाते हुए इस प्रकार का होता है। ये त्रिबंध दिख रहा है आपको, काले रंग की बॉल दिख रही है आपको, ये कार्बन को दर्शा रहा है और हाइड्रोजन वाइट रंग की बॉल है। तो इस प्रकार ये sp हाइब्रिडाइज या sp संकरित कक्षक है। अभी हमने देखा कि एल्काइन में जो कार्बन होता है वो sp संकरित होता है। sp संकरित कार्बन में एक s और एक p कक्षक आपस में संकरण करके दो sp संकरित कक्षक बनाते हैं। एक संकरित कक्षक दूसरे कार्बन के साथ sp संकरित कार्बन से जुड़ता है और एक जो संकरित कक्षक बचा हुआ रहता है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है और sp-s अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनाता है। हर कार्बन के पास में, हर sp संकरित कार्बन के पास में दो p कक्षक बचे हुए रहते हैं जो संकरण में भाग नहीं लेते हैं, वो एक दूसरे से लंबवत अवस्था में रहते हैं, वो संपार्श्वीय अतिव्यापन करके पाई बंध बनाते हैं, जैसा आपने अभी देखा। एल्काइन बनाने की दो विधियां हम पढ़ेंगे, पहला कैल्शियम कार्बाइड से और दूसरा सन्निध डाइहैलाइडों से यानी विसिनल डाइहैलाइड से। पहली विधि है कैल्शियम कार्बाइड से। जल के साथ कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया करा के औद्योगिक रूप से एथाइन बनाई जाती है यानी एसिटिलीन बनाई जाती है। कोक तथा बिना बुझे हुए चूने को गर्म करके कैल्शियम कार्बाइड बनाया जाता है। चूना पत्थर से किस प्रकार एसिटिलीन बनाई जाती है ये आप देख रहे हैं इस अभिक्रिया में। ये चूना पत्थर है, पहले कैल्शियम कार्बाइड बनाया, कैल्शियम कार्बाइड बनाने के बाद में उसकी जल के साथ क्रिया करा के एसिटिलीन का निर्माण किया जाता है। तो ये एसिटिलीन निर्माण की औद्योगिक विधि है।
दूसरा है सन्निध डाइहैलाइडों से यानी विसिनल डाइहैलाइड से। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से विसिनल डाइहैलाइडों की क्रिया कराने पर इनका वी हाइड्रोहेलोजनीकरण हो जाता है। हाइड्रोजन हैलाइड के एक अणु के विलोपन से एल्किनाइल हैलाइड बनते हैं, ये बनते हैं जो सोडामाइड के साथ क्रिया कराने पर एल्काइन देते हैं। देखिए पहली अभिक्रिया में क्या हो रहा है, यहाँ पर H इस कार्बन से और Br इस कार्बन से निकल रहा है, तो ये बनता है एल्किनाइल हैलाइड। ये क्रिया अल्कोहलिक KOH के द्वारा होती है। फिर सोडामाइड लिया जाता है, सोडामाइड के साथ जब क्रिया कराई जाती है इसकी, तो एल्किनाइल हैलाइड जो होता है वो सोडामाइड से क्रिया करके एल्काइन बना देता है। भौतिक गुणधर्म की बात करें तो एल्काइन के प्रथम 3 सदस्य गैस होते हैं, अगले 8 सदस्य द्रव होते हैं और उससे ज़्यादा कार्बन संख्या वाले सारे एल्काइन सदस्य जो होते हैं वो ठोस होते हैं। सभी एल्काइन रंगहीन तथा एथाइन विशिष्ट गंध वाली गैस है, अन्य सभी एल्काइन गंधहीन होते हैं। एल्काइन दुर्बल, ध्रुवीय, जल से हल्के तथा जल में अमिश्रणीय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन में विलय होते हैं। इनके गलनांक, क्वथनांक तथा घनत्व अणुभार के साथ बढ़ते हैं। एल्काइन के रासायनिक गुणों की यदि बात करें तो एल्काइन अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं, विशेष तौर पर जो 1 एल्काइन होते हैं वो अम्लीय गुण दर्शाते हैं। इसके अलावा इनमें क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, इसलिए इनमें योगात्मक अभिक्रियाएं दर्शाने का गुण पाया जाता है। इनकी जो योगात्मक अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे वो है हाइड्रोजन का योग, X2 का योग, HX का योग और H2O का योग, और उसके अलावा ये बहुलकीकरण अभिक्रियाएं भी दर्शाते हैं। पहले बात करते हैं हम एल्काइन का अम्लीय गुण। सोडामाइड जो होता है वो प्रबल क्षारक होता है। ये एथाइन के साथ अभिक्रिया करके डाईहाइड्रोजन मुक्त कर सोडियम एसिटिलाइड बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाएं एथीन तथा एथेन प्रदर्शित नहीं करते हैं, ये आप देख चुके हैं, उनमें इस प्रकार की अभिक्रियाएं नहीं थी। ये जो सोडियम एथेनाइड बना है ये ऐसी अभिक्रिया एल्केन और एल्कीन में नहीं थी। यह परीक्षण एथेन तथा एथेन की तुलना में एथाइन की अम्लीय प्रकृति को इंगित करता है, यानी हाइड्रोजन का जो निष्कासन होता है ये इसकी अम्लीय प्रवृत्ति को इंगित करता है। इसकी संरचना तथा संकरण के कारण ऐसा होता है। एथाइन में हाइड्रोजन परमाणु, जैसा आप अभी पढ़ चुके हैं, sp संकृत होता है, एथीन में sp2 संकृत होता है और एथेन में sp3 संकृत होता है। जो हाइड्रोजन sp संकृत कार्बन से जुड़ता है उस एथाइन में संकृत कक्ष में अधिकतम S गुण होता है, S लक्षण अधिकतम होता है यानी 50% होता है। इसके कारण उसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है, इसलिए ये एथाइन में कार्बन हाइड्रोजन बंध के साझा इलेक्ट्रॉनों को एथीन में कार्बन के संकृत कक्षक तथा एथेन में कार्बन के संकृत कक्षकों की तुलना में अपनी ओर अधिक आकर्षित करेंगे। S लक्षण ज़्यादा होने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर, कार्बन के नाभिक की ओर अधिक आकर्षित होंगे, जिससे एथेन और एथीन की तुलना में एथाइन में जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो प्रोटॉन के रूप में आसानी से विलोपित हो जाता है। अतः त्रिआबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो कारण है वो क्या है, sp संकृत कार्बन का होना है। जब sp संकृत कार्बन होता है तो S लक्षण ज़्यादा होता है, और S लक्षण ज़्यादा होना यानी विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आकर्षित होते हैं और हाइड्रोजन का निष्कासन प्रोटॉन के रूप में हो जाता है, यानी अम्लीय प्रवृत्ति को ये दर्शाता है। तो आपसे पूछा जाए कि 1 एल्काइन अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं क्यों? क्योंकि 1 एल्काइन में S लक्षण ज़्यादा होता है, विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, कार्बन हाइड्रोजन के बंध के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की ओर अधिक आकर्षित होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन का निष्कासन आसानी से हो जाता है। इन दोनों उदाहरणों में आप देखिए, ये एसिटिलीन है, ये एथीन है और ये एथेन है। क्योंकि यहाँ पर S लक्षण ज़्यादा है इसलिए ये अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। तो अम्लीय प्रवृत्ति का घटता हुआ क्रम क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये घटता हुआ क्रम है। अगर एसिटिलीन की अम्लीय प्रवृत्ति की तुलना
प्रोपाइन से की जाए तो एसिटिलीन ज़्यादा अम्लीय, क्योंकि इसमें 2 अम्लीय हाइड्रोजन हैं, इसमें केवल 1 अम्लीय हाइड्रोजन है, और इसमें देखें तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है त्रिबंध से बंधित कार्बन के पास में, इसलिए ये सबसे कम अम्लीय है। योगात्मक अभिक्रियाएं। असममित एल्काइनों में योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है, जो आप एल्कीन में पढ़ चुके हैं। एल्काइनों में त्रिबंध होता है, यानी कि 2 पाइबंध होते हैं, अतः यह डाई हाइड्रोजन, हेलोजन, हाइड्रोजन हैलाइड आदि के 2 अणुओं से योग करते हैं। क्योंकि 2 पाइबंध है इसलिए 2 बार योग होगा। बना हुआ योग उत्पाद सामान्यतः वाइनिलिक धनायनों के स्थायित्व पर निर्भर करता है। एल्काइनों में अधिकतर अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं एल्कीन में होती है, वैसे इनमें भी होती हैं, लेकिन 2 बार होंगी, क्योंकि इसमें 2 पाइबंध हैं। तो पहला जब जैसे योग हुआ यहाँ पर HZ का, तो H+ यहाँ पर जुड़ गया है और धन आवेश इस कार्बन पर आ गया है। Z जो ऋणायन के रूप में अब इस वाइनिलिक धनायन जो बना है इस पर जुड़ेगा, तो यहाँ इस धन आवेशित कार्बन पर जुड़ेगा और इस प्रकार से ये उत्पाद प्राप्त होगा। पहले देखते हैं हम डाई हाइड्रोजन का योग। डाई हाइड्रोजन का योग आप पहले भी देख चुके हैं, एल्कीन में देखा है आपने, लेकिन वहाँ 1 पाइबंध था इसलिए 1 बार योग हो रहा था और एल्केन बन रहा था। यहाँ पर 2 बार योग होगा। पहले हाइड्रोजन का योग होने से आपको एल्कीन प्राप्त होगी, एल्कीन पर फिर हाइड्रोजन का योग होगा तो आपको एल्केन प्राप्त होगा। जैसे प्रोपाइन की क्रिया पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल से कराई जाए तो प्रोपीन बनेगा पहले, और प्रोपीन पर फिर हाइड्रोजन के अणु का योग होगा तो प्रोपेन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन के योग से हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराने पर एल्काइन से एल्केन प्राप्त होते हैं। ये जो अभिक्रिया है हेलोजनों का योग यानी X2 का योग, इसे असंतृप्तता के परीक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ भी क्योंकि असंतृप्त यौगिक है, त्रिबंध युक्त है, इसकी ब्रोमीन से जब रिएक्शन कराई तो यहाँ पर दोनों कार्बन पर Br जुड़ गया है, तो 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपीन बना। फिर ब्रोमीन का योग होता है तो एक पाइबंध और जो यहाँ पर है उस पर योग होगा, एक Br इस कार्बन पर और एक Br इस कार्बन पर, यानी हर कार्बन के पास में 2 Br जुड़ गए, तो इसका नाम है 1122 टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन। तो इस प्रकार ये जो ब्रोमीन का जो रंग होता है, ब्रोमीन विलेन का जो लाल नारंगी रंग होता है, उसको ये विलोपित कर देता है, विरंजित कर देता है, इसलिए ये असंतृप्तता के परीक्षण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली अभिक्रिया है। तीसरा है हाइड्रोजन हैलाइडों का योग। हाइड्रोजन हैलाइडों का जब योग कराते हैं, यानी HX का जब योग कराते हैं, तो H जुड़ता है एक तरफ और दूसरे कार्बन पर Br जुड़ गया, HBr का योग करा रहे हैं यहाँ पे, तो 2 ब्रोमोप्रोपीन बना। फिर HBr का योग कराइए, क्योंकि एक पाइबंध और है, तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार ही योग होगा, और H कहाँ जाएगा, जहाँ पर पहले से अधिक संख्या में हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन पर H गया तो ये CH3 हो गया। Br कहाँ जुड़ा, जहाँ पर पहले से Br है, तो ये 1,1 डाई ब्रोमो एथेन बना, यानी कि ये क्या है, ये जैम डाई हैलाइड बना। और इसी प्रकार से अगर इस उदाहरण में आप देखें प्रोपीन में, जो कि एक असममित एल्काइन है, तो HBr का जब योग करा रहे हैं तो H यहाँ जुड़ेगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन है, Br यहाँ जुड़ा, तो ये 2 ब्रोमोप्रोपीन बना। और फिर दूसरी बार फिर क्या होगा, इसी कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH3, और Br किस पे जुड़ेगा, बीच वाले कार्बन पर, यानी जैम डाई हैलाइड बनता है। इसका नाम है 2,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हैलाइडों का योग भी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। चौथा है जल का योग। जल का योग बड़ा सरल योग है। H और OH 2 भाग हैं, H एक तरफ जुड़ा और OH दूसरी तरफ जुड़ा। इस प्रकार से ये क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसको कहते हैं इनोल। इन भी है यहाँ पे, द्विबंध भी है, और ऑल यानी OH भी है। इसकी जो समावयवता होती है, इसका जो समावयव है वो इस प्रकार से होता है कि H तो चला जाता है इस कार्बन के पास में, ये CH3 हो गया, और ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पर आ गया, इसका स्थान यहाँ आ गया कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो ये एथेनेल बना। यानी ये क्या है, इनोल है, और इनोल के साथ जो समावयवता हो रही है वो कीटो फॉर्म में बदल रहा है, तो इसको कहते हैं कीटो इनोल समावयवता। और यहाँ पर मर्क्यूरिक आयन और अम्लीय आयन यानी सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, और 333 केल्विन पर अभिक्रिया कराई जाती है। तो जल का योग बड़ा सरल योग है, इसमें मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार योग कराइए, पहले इनोल बनेगा, योग कराने पर आप आसानी से देख सकते हैं, और योग से जो इनोल बना है वो कीटो इनोल समावयवता दर्शाता है। इस प्रकार ये एथेनेल बना, यानी एसिड एल्डिहाइड बना।
प्रोपाइन पर जल का योग देखिए, इसमें जल का योग हो रहा मर्क्यूरिक आयनों और सल्फ्यूरिक अम्ल से प्राप्त H आयनों की उपस्थिति में। तो यहाँ पर H के पास में कौन आ गया, इस जल के अणु का H आ गया, तो ये CH2 हो गया। और OH कहाँ आ गया, इस कार्बन पर आ गया है, तो OH जुड़ गया। ये क्या है, इनोल है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये कीटो इनोल समावयवता दर्शाते हैं, तो इसके समावयवन से, आइसोमराइजेशन से ये H यहाँ चला गया, CH3 हो गया, और ये पाई बॉन्ड यहाँ आने से, यहाँ से हट करके कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ गया, तो ये प्रोपेनॉन बन जाता है। हमने अभी देखा कि किस प्रकार एल्काइन अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाने के अलावा इनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं योग होता है। योगात्मक अभिक्रियाओं में हमने देखा हाइड्रोजन का योग, X2 का योग यानी हेलोजन का योग, HX का योग और H2O का योग यानी जल का योग। इस प्रकार हमने देखा कि जल का योग होने से इसमें एल्डिहाइड कीटोन्स का निर्माण किया जाता है। बहुलकीकरण, इसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, रेखिक बहुलकीकरण और चक्रीय बहुलकीकरण। रेखिक बहुलकीकरण जो है उसमें अनुकूल परिस्थितियों में एथाइन का रेखिक बहुलकीकरण होने से पॉलीएसिटिलीन या पॉलीएथाइन बनते हैं, जो उच्च अणुभार वाले पॉलीएथाइन अणुओं से युक्त होते हैं। इसे CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH N द्वारा दर्शाया जा सकता है। विशिष्ट परिस्थितियों में ये बहुलक विद्युत के सुचालक होते हैं। अतः पॉलीएसिटिलीन की इस फिल्म का उपयोग बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। धातु चालकों की अपेक्षा यह फिल्म हल्की, सस्ती तथा सुचालक होती है। चक्रीय बहुलकीकरण एथाइन के 3 अणु यानी चक्रीय बहुलकीकरण में एथाइन के 3 अणु लाल तप्त लोह नलिका में उच्च ताप 873 केल्विन पर चक्रित होकर के एक यौगिक बनाते हैं जो एरोमेटिक यौगिक होता है, बेंजीन बनाते हैं। ये जो बेंजीन बनाते हैं वो बेंजीन व्युत्पन्न रंजक, औषधि तथा अनेक कार्बनिक यौगिकों के प्रारंभिक अणु हैं। ये एलिफेटिक यौगिकों को एरोमेटिक यौगिकों में परिवर्तित करने का एक अच्छा तरीका है। ये आप एल्काइन के जो रासायनिक गुण है उसमें पढ़ रहे हैं। तो रेखिक बहुलकीकरण और चक्रीय बहुलकीकरण ये दो अभिक्रियाएं इसमें महत्वपूर्ण हैं। एक प्रश्न है, आप एथेनोइक अम्ल को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे। ये इसी पर आधारित प्रश्न है जो आपने अभी अभिक्रिया देखी है कि एसिटिलीन से हमने पढ़ा है कि हम बेंजीन बना सकते हैं, लेकिन एसिटिलीन कैसे प्राप्त करेंगे एथेनोइक अम्ल से, वो आप देखें। इस प्रकार से एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम पहुंच सकते हैं बेंजीन तक। पहले एसिटिक अम्ल जो है उसकी NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, जलीय NaOH से, तो सोडियम एसीटेट बनता है। सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम से क्रिया कराते हैं, सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, तो वो मीथेन में बदल जाता है। याद रखिएगा, इस अभिक्रिया को जब आपने पढ़ा था तो देखा था कि इसमें एक कार्बन कम हो रहा है। तो इस प्रकार मीथेन बना, और मीथेन जो बना है उसकी क्लोरीन से जब क्रिया कराते हैं, हेलोजनीकरण कराते हैं, तो CH3Cl बनता है। CH3Cl की बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वुर्ज अभिक्रिया। सोडियम और शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये एथेन बनाता है। एथेन का फिर हेलोजनीकरण हम कराते हैं तो इथाइल क्लोराइड बनता है। एथाइल क्लोराइड की अल्कोहलिक KOH से क्रिया जो आपने एल्कीन में पढ़ी है उसमें विहाइड्रो हेलोजनीकरण हो जाता है और द्विबंध आ जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है, यानी एथीन बन गया। एथीन पर फिर ब्रोमीन का योग करवाएंगे तो दोनों कार्बन पर Br जुड़ जाता है। ये क्या बन गया, डाइहैलाइड बन गया, विसिनल डाइहैलाइड इसको बोलते हैं। इसकी अल्कोहलिक KOH से क्रिया कराते हैं तो HBr वी हाइड्रो हेलोजनीकरण हो जाता है। एक कार्बन से हाइड्रोजन हट गया और एक कार्बन से Br हट गया, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CHBr बना। इसकी सोडामाइड से रिएक्शन कराते हैं तो अभी आपने देखा था एसिटिलीन बनती है। जो एसिटिलीन बनती है उसकी क्रिया आप लाल तप्त लोह नलिका में 873 केल्विन पर कराते हैं, तो इसका बहुलकीकरण होने से, चक्रीय बहुलकीकरण होने से बेंजीन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आप एथेनोइक अम्ल को बेंजीन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज हमने एल्काइन के बारे में जाना, एल्काइन की संरचना, नामकरण, समावयवता, निर्माण की विधियां, इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अगले भाग में हम पढ़ेंगे एरोमेटिक यौगिकों के बारे में। तब तक के लिए